बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो हमारे सारे पत्रकार साथी, मीडिया के तमाम भाइयों और बहनों, हमारे जो कैमरा पर्सन हैं, और चाहे प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या सोशल मीडिया के जितने भी जर्नलिस्ट यहाँ मौजूद हैं, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद कहता हूँ। और मुझे सुनकर अच्छा लगा कि आप लोग जो है वक्त से पहले यहाँ आए इस प्रेस वार्ता के लिए, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और मैं कुछ दो चार बातें आपसे करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ मुंबई कांग्रेस का, हमारे NSY का, और हमारी पार्टी के जो तमाम फ्रंटल हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल। मैं सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हमारे बीच बरसाताई बैठी हुई हैं, मैं सबका जो है आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बार फिर मुंबई आने का अवसर दिया है। वैसे तो मैं मुंबई कितनी बार आया हूं ये मुझे याद नहीं है। इतना कार्यक्रम मैं महाराष्ट्र में और मुंबई में कर चुका हूं कि शायद उसकी गिनती रखना मुश्किल है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूं कि जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने NSY का राष्ट्रीय प्रभार दिया है, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। 2018 में हमने अपना स्टूडेंटशिप ख़त्म कर लिया था, अपनी PhD सबमिट कर दी थी। उसके बाद से जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, स्टूडेंट एक्टिविटी से, एक्टिविज़म से थोड़ा सा एक दूरी था, क्योंकि मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय हो गए थे। एक बार फिर से मुझे मेरी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, इन लोगों ने ये जिम्मेवारी दी है कि इस देश में विद्यार्थियों का जो सवाल है उसको ईमानदारी से, प्रतिबद्धता से, उन मुद्दों को NSY न सिर्फ उठाए बल्कि ये तय करे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, विद्यार्थियों के इन मुद्दों को हम अपनी न सिर्फ घोषणा पत्र में शामिल करें बल्कि इन मुद्दों को हम समाधान तक लेकर के जाएं, जिसको कहते हैं एक लॉजिकल कल्मिनेशन तक NSY इसको पहुंचाए। तो NSY के लोग करते हैं, NSY के प्रभारी यहाँ बैठे हैं, NSY की पूरी टीम है, ये लोग करते हैं। हम बस इनके साथ जो हमारा अनुभव है उस अनुभव को जोड़ करके इनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तो सभी को बहुत आभार। तो राष्ट्रीय प्रभारी बनने के बाद मैं पहली बार मुंबई आया, ये हमारे लिए स्वाभाविक रूप से एक विशेष क्षण है। और ताई ने कहा कि जब आप आ रहे हैं मुंबई तो जो है औपचारिकता पूरी होनी चाहिए। इसीलिए देखिए हमारे माथे का तिलक जो है ना, हमारे सर से भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। तो हमने कहा जब बातचीत हो रही है, कहते हैं ना कि मौका भी है और दस्तूर भी, तो आप पत्रकार साथियों से भी बात किया जाए और जो हमारे मुद्दे हैं आपके बीच रखा जाए। मैं 3-4 चीज़ें आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे अव्वल तो ताई आप जो मराठी बोल रही थी मुझे पूरा समझ में आ रहा था कि आप ये कह रही हैं कि पुलिस जो है, जब हम हॉल का परमिशन लेने के लिए गए तो पुलिस बोली कि मैदान में कर लीजिए, हॉल में क्यों कर रहे हैं। मैदान का परमिशन लेने के लिए गई तो पुलिस बोली कि जो है आप हॉल में कर लीजिए, मैदान में क्यों ले रहे हैं, मैदान में क्यों कर रहे हैं, हॉल में कर लीजिए, हॉल में क्यों कर रहे हैं, मैदान में कर लीजिए, मैदान में क्यों कर रहे हैं, सड़क पे कर लीजिए। दरअसल क्या है ना कि पुलिस की कोई गलती नहीं है। अब मेरे ख्याल से इस देश में धीरे धीरे जो सिस्टम बन गया है ना, उस सिस्टम के चलते कुछ लोगों को लगता है कि किसी नेता की ड्यूटी बजाना ही देश सेवा है, किसी पूंजीपति की गुलामी करना ही देश सेवा है। कुछ लोगों को ये लगने लगा है कि अदानी के तलवे चाटना ही देश सेवा है। ऐसा नहीं है। आप इस देश के आम लोगों के टैक्स के पैसे से सैलरी लेते हैं, तो आम लोगों के लिए चीजें बेहतर रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसको इंश्योर करना है। और पुलिस, जहां तक आपने कहा कि ऊपर से आदेश है, दरअसल बात यह है कि जय शाह के पिताजी को हमसे बहुत बड़ी मोहब्बत है। ही लव्स मी। तो हम जहां कहीं भी जाते हैं तो हमारे लिए विशेष प्रबंध करते हैं। जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे तो मुझे लगता था कि स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट इजी केक होता है, शायद इसलिए तंग करते हैं। जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने हैं तब से भी जो है उनका मोहब्बत कम नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से जो है लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आया हो ना हो,
भाजपा का हमारे प्रति प्रेम तो जरूर डबल है। तो कोई बात नहीं है, वो बहुत दिन से ये प्रयास कर रहे हैं, मुझे आदत हो गई है। जैसे सचिन तेंदुलकर को सैंडवार्न का बॉल खेलने का आदत हो गया था ना, बॉल कितना भी स्पिन करे जाना सर के ऊपर से ही है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिक्कत इनके साथ ये है ना कि थोड़ा विज्ञान ठीक से पढ़े होते थे तो ऐसा नहीं करते। आप अनावश्यक जब किसी चीज को दबाने का प्रयास करते हैं तो और पूरी शक्ति से ऊपर उठाता है। अभी क्या है ना कि हमारे कार्यकर्ता जो है, आज संडे है, जाएं कि ना जाएं, ये आपको नोटिस भेज करके अच्छा किए हैं, अब वो भी जोश में आ जाएंगे, अब तो पक्का जाएंगे, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो दरअसल एक तरह से हमारा काम आसान ही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो हमको रोकना चाहते हैं उस तरीके से हम रोकने वाले तो हैं नहीं। क्योंकि राहुल जी कहते हैं डरो मत, तो मैं जो है अपने पुलिस के साथियों को भी कहता हूं और भाजपा वालों को भी कहता हूं, डरो मत, सुनो, सच है वही बोल रहे हैं। अगर झूठ बोल रहे हैं तब तो फिर तो आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि आप झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री बने हैं तो आपको लगता है कि कोई भी झूठ बोल करके देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन हमारा वो कैरियर नहीं है। हम इस देश की जो वास्तविक हालत है वो बोल रहे हैं। हमारा राजनीति में सिर्फ चुनाव जीतने से, सरकार बनाने से सरोकार नहीं है। हमारा राजनीति में इस बात से सरोकार है कि ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है। दो बेचेगा दो खरीदेगा, ये नहीं चलने वाला है। और आप अगर मुंबई की भी बात करें तो किस तरीके से पूरे के पूरे मुंबई को अपने दोस्त को हैंडओवर करने की तैयारी की जा रही है, इस पे आप सब लोग देख रहे हैं। रीडेवलपमेंट, पहले डेवलपमेंट तो कर लो फिर रीडेवलपमेंट करना। अभी डेवलपमेंट ही नहीं हुआ और रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। और उसमें बेईमानी क्या है? बेईमानी ये है कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के आ रहे हैं। तो मैं बस प्रधानमंत्री का वादा याद दिला देता हूं आप सबको। उन्होंने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा। तो जब सबको पक्का मकान मिलेगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या जरूरत है? मुंबई में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, ये पूरा शहर सबका है, फिर सबके ही माथे पे छत होना चाहिए, सबके ही बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए ही इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए ही चलने की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, सबकी सुरक्षा हो। नारा आप ही दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। और जब रीडेवलपमेंट का जो आप खेल खेल रहे हैं तो उसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेकर के आ रहे हैं। कोई इंसान, उसकी पूरी की पूरी पीढ़ी, और एक नहीं कई, जिस जगह पे रह रहा है आप उसको वहां से रिलोकेट कर देना चाहते हैं रीडेवलपमेंट के नाम पे। असल खेल क्या है? खेल ये है कि जिस तरीके से मुंबई की सूरत बदलती गई, अब ये चाहते हैं कि इस बदलती हुई परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा जो मुंबई का संसाधन है उसको औने पौने तरीके से अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचा दें। तो हम यहां इस मंच से यह बात कहना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न सिर्फ इस देश को आजादी दिलाई है, बल्कि इस देश के आम लोगों के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसको सुनिश्चित की है। अगर आप इसको छीनने की कोशिश करेंगे तो हम गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं। आपकी जेलें कम पड़ जाएगी, लेकिन हम लोगों के हक और अधिकार के लिए अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे और हमारी पार्टी लड़ती रहेगी। ये एक बात हम आप प्रेस वार्ता के माध्यम से जो मुंबई कर लोगों की समस्या है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। और दूसरा जो सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपसे साझा करना चाहते हैं, देश में जो शिक्षा की हालत है, आप देखिए कि 100% में 10% भी सरकार जो है वो शिक्षा पे खर्च नहीं करती है। हमारे एजुकेशन के ऊपर बजट का 10% भी एक्सपेंडिचर नहीं है, 100 में 10 रुपया भी नहीं। और उसके चलते क्या हो रहा है, दिनों दिन आम लोगों के लिए शिक्षा उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। बड़ी साजिश की गई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता है, इसीलिए प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई। आज स्थिति यह है कि सरकारी तो छोड़ दीजिए, सरकारी तो
विद्यालय इस नाम से बंद किए जा रहे हैं कि एडमिशन नहीं हो रहा है तो सरकारी कॉलेज बंद कर देते हैं। एडमिशन नहीं हो रहा है तो फिर शिक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? क्या शिक्षा मंत्री गुल्ली डंडा खेल रहा है? पूरी की पूरी शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? हालत यह है कि आम लोगों को उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। आप किसी भी इंसान से जाकर के बात कर लीजिए, आज के समय में एलकेजी यूकेजी में एडमिशन लेना इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन लेने जैसा हो गया है। अगर आपके पास किसी बड़े नेता का सिफारिश ना हो तो आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होता है और डोनेशन देना पड़ता है। बच्चे का एडमिशन कराने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू लेते हैं। बताइए, ये तो वही बात हो गई ना कि अगर माँ बाप नहीं पढ़ पाए तो उनके बच्चों को भी नहीं पढ़ने देंगे। ऐसा पहले एक दो किसी इलीट स्कूल में होता था, धीरे 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 ये कल्चर बनता जा रहा है। स्कूल की हालत क्या है? आपको टाई भी वहीं से खरीदना है, बेल्ट भी वहीं से खरीदना है, जूता मोजा डायरी बैग टिफिन बॉक्स हर चीज जो है वहीं से खरीदना है। कल को हो सकता है बच्चा भी प्रोवाइड करने लगे। ये जो हालत है, इतनी महंगी होती जा रही है शिक्षा, और कोई भी मिडिल क्लास उससे पूछ लीजिए, उसके खून पसीने की सारी कमाई किस पे चली जाती है? एक छोटा सा घर बनाने में, बच्चे का जो है पढ़ाई कराने में, इलाज कराने में उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। मुंबई में आप घर नहीं ले सकते, आपके पास घर है तो रीडेवलपमेंट का चाल चल करके आपके माथे से आपका छत छीन लेंगे। बच्चे की ठीक से पढ़ाई नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बीएसएनएल लगता नहीं है। तो बीएसएनएल लगता नहीं है कि बीएसएनएल को लगने नहीं दिया गया ताकि जियो धन धनाधन हो जाए। सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ कि आपने सरकारी स्कूल ऐसा बना दिया कि आज सरकारी स्कूल की जो जमीन है, सरकारी विश्वविद्यालय के सरकारी कॉलेज की जो जमीन है, अपने दोस्त को आप हैंडओवर कर सके। कुल मिलाकर के क्या है? आप घर की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, तो कुल मिलाकर के इस देश के आम लोग, मिडिल क्लास लोग, उनकी जेब को अब ये काट नहीं रहे हैं, बल्कि उनका कॉलर पकड़ करके उनके जेब में हाथ डाल करके पैसे निकाल रहे हैं। ये जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, इस पर हमको मुखरता से बोलने की जरूरत है। देश में जो शिक्षा व्यवस्था की हालत है, उस पर हमको मुखरता से बोलने की जरूरत है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एनएसयूआई ने पूरे देश में एक कार्यक्रम लिया है कि चाहे चुनाव हो या ना हो, हमको इस बात से मतलब नहीं है। अभी तो मुंबई में चुनाव है नहीं, बीएमसी का इलेक्शन तो ये करवा नहीं रहे हैं। बताइए, सब जगह चुनाव हो रहा है, बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? एक्चुअली ईडी को ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा, ओवर टाइम करना पड़ जाएगा ना। अब इतना वार्ड है, इतने कैंडिडेट हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे? एमएलए के घर पे जाएंगे, मिनिस्टर के घर पे जाएंगे, अब पता चला वार्डर के घर पे भी जाना पड़ेगा। बेचारी ईडी बहुत परेशान हो जाएगी। क्यों नहीं हो रहा है बीएमसी का चुनाव? तो सिंपल क्वेश्चन है। देश में डेमोक्रेसी है ना, देश के प्रधानमंत्री चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। फडणवीस जी जो है, नहीं, अच्छा वो तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, अच्छा उनका तो आडवाणी हो गया बेचारे का, कोई नहीं। तो चुनी हुई सरकार है ना यहाँ पे, महाराष्ट्र में भी, देश में भी। तो जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो सीनेट का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? कॉलेज सीनेट का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? बीएमसी का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ये एक्चुअली लोकतंत्र की जड़ को खत्म कर रहे हैं, उसके जड़ को खोद रहे हैं। और ये सारी चीजें जो हैं हमारे आंखों के सामने घटित हो रहा है। मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा था कि चुनाव हो या ना हो, बीएमसी का चुनाव नहीं है, फिर भी हम मुंबई आए हैं क्योंकि एनएसयूआई का एक नेशनल कैंपेन है कि हम देश के विद्यार्थियों को जोड़ेंगे, और हम जोड़ेंगे इस देश के एक एक स्टूडेंट्स को, ताकि हम जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, रोजी रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी, उसको प्रोटेक्ट कर सके। और इसी कार्यक्रम के तहत जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया, जो कि हमारा एक नेशन वाइड कैंपेन है। हम मुंबई आए हैं और तमाम विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, और मुझे बहुत खुशी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है भारत जोड़ो यात्रा की जो मूल भावना है
उसको जो है आपने जोड़ करके रखा है, आपने कैंप लगाया है। और हमारे नेता कहते हैं जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, और उस यात्रा का संदेशा यही है। और आज आप पूरी दुनिया को देख लीजिए, आज हमको सबसे ज़्यादा प्रेम की, भाईचारे की, एकता की, शांति की ज़रूरत है। एक बार फिर से इस गांधी के देश में गांधी की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होने लगी है। इसी भावना के साथ जो आप तमाम लोगों ने कार्यक्रम रखा है उसमें हम शरीक होंगे, और आपसे भी हमने 2-4 बातें की हैं। अब मैं चाहता हूं कि आपके जो प्रश्न हों उन प्रश्नों का मैं जवाब यथासंभव जो जवाब होगा मैं देने का प्रयास करूंगा। और एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, चूँकि यूथ सेंट्रिक हमारा सारा प्रोग्राम है, तो इस बात को मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि आज अलग अलग तरीके से हमारे दिमाग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। जैसा पुराने ज़माने में आप वो बसंती का तांगा देखे होंगे शोले फिल्म में, तो उसके घोड़े पे ना एक आंख पे एक चश्मा होता है ताकि घोड़ा जो है ना वो आगे पीछे ना देखे। तो आज हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के जो है चश्मों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसमें से जो सबसे खतरनाक है वो है ड्रग्स। इस देश के यूथ को ड्रग्स में झोंक कर, ताकि वो होश में ही ना आए, उसको पता ही ना चले कि उसके साथ, उसके समाज के साथ, उसके इतिहास के साथ, उसके भविष्य के साथ, उसके देश के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि ये सारे ड्रग्स जो हैं मोदी जी के दोस्त के पोर्ट पे पकड़े जाते हैं, तो ये तो वो हैं जो पकड़े जाते हैं, उसका क्या जो पकड़े नहीं जाते हैं। और पकड़े कब जाते हैं तो आप जानते हैं, जब कमीशन का लोचा हो जाता है तभी पकड़े जाते हैं, वरना पकड़े नहीं जाते हैं। ये एक बहुत गंभीर सवाल है। तो जो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ, आम लोगों से जुड़ा हुआ, नौजवानों से जुड़ा हुआ सवाल है, उन तमाम सवालों पे आज हम मुंबई के अलग अलग इलाकों में मुंबई कर लोगों से बात करेंगे। और इसी सिलसिले में हमने आपसे भी बात की और बड़े जो है शांत भाव से, पेशेंस के साथ आपने हमारी बात को सुना। तो एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया, और आपका जो सवाल होगा उन सवालों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। कन्हैया जी, मेरा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में कहा है कि वो 31 अक्टूबर को माय युवा भारत ऐप लॉन्च कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इससे जुड़ने के लिए कह रहे हैं, राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव वो 21 को रखेंगे। इसको कैसे देखते हैं? ऐप लॉन्च किया जा रहा है युवाओं के लिए भाजपा। अभी भी मन की ही बात कर रहे हैं, चलिए बढ़िया है, कर रहे हैं कम से कम। अव्वल तो उनको मन की नहीं जन की बात करनी चाहिए थी। मन का क्या है, और हमारे मन में क्या आ रहा है उससे क्या लेना देना है। अगर हम पब्लिक फिगर हैं और देश की जनता ने हमको वोट दे करके देश का प्रधानमंत्री बनाया है, तो हम अपने मन की बजाय जो है लोगों के मन की बात करते। चलिए ठीक है, वो प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने जो ऐप लॉन्च किया है, अभी मैं आ रहा था, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, अब तो फ्लाइट से आया हूँ आज, तो इतना तो बनता ही है। भाजपाई लोग आरोप लगाते रहते हैं कि 70 साल से खा रहे हैं, 70 साल से खा रहे हैं। तो जो है वहाँ पे भी जो है एक अनाउंसमेंट हो रहा था कि प्रधानमंत्री के प्रयास से ये हो रहा है। प्रधानमंत्री के प्रयास 9 साल से हो रहे हैं। मैं बस ना अपनी खुली आंखों से उन प्रयासों को देखना चाहता हूँ कि कहाँ हो रहा है। जैसे मैं तो 2014 से ही अच्छे दिन ढूंढ रहा हूँ, खुली आंख से छोड़ दीजिए, दूरबीन से भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अपने खाते को बराबर चेक करता हूँ कि क्या पता 15 लाख आ गया हो। अक्सर जो है अपने नौजवान साथियों से पूछता हूँ नौकरी मिली। अब मैं जो है अब कांग्रेस वालों से पूछना बंद कर दिया हूँ, मैं स्पेशली भाजपा वालों से पूछता हूँ, क्या पता विपक्ष को ना दे रहे हों, कहीं अपनी पार्टी के लोगों को दे दिए हों। तो गलती से जो है कुछ लोग मिल गए, बोले कि छोड़ो, तो जो है अपने लोगों को भी रोजगार नहीं देते हैं। उनका तो बस यही चल रहा है, हम दो हमारे दो। चाचा जब रहेंगे दिल्ली में, भतीजा रहेगा बीसीसीआई में, तो यही चल रहा है। बाकी उनका जो भी प्रयास है ना, वो सब घोषणाओं में, सब इवेंटबाजी में है। और उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, इस पर टिप्पणी मेरी यही है कि प्रधानमंत्री जो बोले थे ना, उसमें अगर वो 5% भी कर दिए होते ना, 5%, तो मेरे जैसा लाखों करोड़ों नौजवान जो है उसका मोह नहीं भंग हुआ होता प्रधानमंत्री से। अपने आप में सच में ये बहुत ऐतिहासिक बात थी कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति जो है देश का प्रधानमंत्री बना, इसमें कोई दो राय नहीं। ये लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो कठपुतली हैं,
डोर इनका किसी और के हाथ में है। एक भी काम अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिए होते ग्राउंड पे, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ नौजवान अभी भी जो है उनके पीछे रहता। तो जिस तरीके से वो हर चीज को एक इवेंट बनाते हैं, घोषणा करते हैं, बड़ा बड़ा प्रचार होता है, टीवी पे जो है हेडलाइन चलता है, और 10 दिन 15 दिन वो हेडलाइन चलेगा, 15वें 16वें दिन से जो है हेडलाइन बदल जाता है। तो ये जिस तरह से वो हेडलाइन मैनेजमेंट करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, ग्राउंड पे वो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अगर वो इस देश के नौजवानों के लिए कुछ भी करना चाहते हैं तो ऐप लॉन्च करने से पहले अपना ही किया हुआ वादा पूरा कर देते ना, कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देते थे। वो खुद ही बोले थे, हर भाषण में बोले थे, उसको वो लागू कर देते। अभी कुछ दिन पहले जब G20 हो रहा था तो फिर से हेडलाइन मैनेजमेंट हुआ था, बड़ा बड़ा लिखा जा रहा था, अब बजेगा भारत का दुनिया में डंका। बड़ी खुशी की बात है, आप भारतीय हैं, आपको सुन करके अच्छा लगेगा कि डंका बजेगा। बस अब होने ही वाले हैं। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, तो लिखता है 98%, अब 100% होने ही वाला है। तो ये डंका बजने ही वाला था। तो कल एक न्यूज आई है, जो इंडियन ऑफिसर्स हैं उनको मौत की सजा दी गई है। डिप्लोमेटिकली ये हमारा फेलियर है। अगर हम इतना ताकतवर हो गए हैं तो हमारे मुल्क के लोगों को बाहर में मौत की सजा दी जा रही है, वो भी ऑफिसर्स हैं। क्या हो रहा है इस पे? ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इस प्रश्न का जवाब इसमें निहित है कि यह सिर्फ घोषणा है, तमाम अन्य घोषणाओं की तरह। जमीन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं दिखेगा। जैसे वो हाथ की सफाई होती है ना, जादू, यही जो है ना जुबान की सफाई है। हर बार जो है मुद्दा बदल देते हैं, लोगों का ध्यान भटका देते हैं, एक बात जो बोली थी उसका चर्चा करना बंद कर देते हैं, दूसरा सगुफा छोड़ देते हैं। नौजवान के बारे में कुछ करना चाहते हैं ना, तो नया कुछ बोलने की क्या जरूरत है? आपने ही बोला था हर साल जो है 2 करोड़ नौकरी देंगे, 9 साल आपके पूरे हुए हैं, 18 करोड़ नौकरी कहाँ है? 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा क्राइसिस है कि लोग जो है आने वाले समय में उसके बारे में देख नहीं पा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र का एक खास इलाका जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या होती थी, जो ऋण का सिस्टम है, जो कर्ज का सिस्टम है, उसके चलते किसानों को आत्महत्या करनी पड़ती थी। मैं आपको जानकारी देता हूं, पिछले आप हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना न्यूज को फॉलो कीजिएगा, जो किसी अखबार के किसी कोने में होगा कि किस देश के हॉस्टल में, कौन सी यूनिवर्सिटी में आज कौन सा स्टूडेंट जो है वो सुसाइड कर लिया है। आप सुन करके आश्चर्य होंगे कि हर 1 घंटे, अभी लगभग 1 घंटा हमारी बातचीत हो गई होगी, इस देश में एक स्टूडेंट सुसाइड कर लिया होगा। ये रेट है। मतलब किसान आत्महत्या के बाद देश में जवान आत्महत्या हो रही है। कोई बात करने को तैयार नहीं। प्रधानमंत्री ऐप लॉन्च कर रहे हैं, थोड़ी सी तो शर्मिंदगी रखनी चाहिए। देश के नौजवानों को रोजगार देने का मतलब अपने गृह मंत्री के बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना नहीं होता है। अपने भतीजा को रोजगार दे देने से देश को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति के देश के नौजवानों को समझना पड़ेगा। और आपसे भी ये आग्रह है, इस तरह की जो हेडलाइन मैनेजमेंट होता है ना, उसके कुचक्र को हमको तोड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ घोषणा है, ये इवेंट मैनेजमेंट है। इससे आगे जाकर के हमको सच्चाई ढूंढने का प्रयास करना है। आपने खुद अपने पत्रकार परिषद में युवाओं के सामने जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने खुद बयान किए कि ये, आपके पास इसका क्या सोल्यूशन? देखिए, हमारे पास इसका सोल्यूशन ये है कि एक तो पिछले कुछ सालों में जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम सिर्फ अब घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो इम्प्लीमेंट कर सकें, जो हमारे पास जो खजाने की हालत है या हम पैसा कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, हम उतना ही घोषणा करें। हम जैसे अगर ये कह रहे हैं कि हम 500 में सिलेंडर देंगे तो 500 में ही सिलेंडर दें, लेकिन सिलेंडर दें। हम ये ना कहें कि जो हम फ्री में सिलेंडर दे देंगे। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को क्या आज चाहिए, युवाओं को शिक्षा चाहिए। तो आप अभी जैसे अभी जो राज्य में चुनाव हो रहे हैं वो आप देखिए कि हमारा यूथ सेंट्रिक, विमेन सेंट्रिक, फार्मर सेंट्रिक और मिडिल क्लास सेंट्रिक जो है हमारा मैनिफेस्टो है। हम एजुकेशन को फ्री करने की बात कर रहे हैं, केजी से पीजी तक।
और जब वो एजुकेट हो जाए, तो मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ, अभी लोकसभा का चुनाव होगा और हम बस वो कैंपेन में ही लगे हुए हैं। जैसा कि हमने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर हम NSY की जिम्मेवारी लिए हैं तो NSY की जिम्मेवारी है कि वो इस देश के विद्यार्थियों की जिम्मेवारी ले, और वो NSY जब विद्यार्थियों की जिम्मेवारी ले रहा है तो उसकी सबसे बड़ी जो समस्या है उसको वो चिन्हित करे, और चिन्हित करके सिर्फ भाजपा से नहीं, जहां अपनी सरकार है, जरूरत पड़े तो उनके सामने भी आमने सामने खड़ा होकर के उस बात को इंश्योर करे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं 2019 के चुनाव में राहुल जी ने न्याय की बात की थी कि अगर आप इस देश में बड़े कॉरपोरेट को बेल आउट कर सकते हैं तो इस देश के बेरोजगार नौजवानों को भी बेल आउट करने की जरूरत है, और जो है उनके पास एक सर्टेन अमाउंट जो है जिसको यूनिवर्सल इनकम के फॉर्म में कहा जाता है उसको देने की जरूरत है। प्लस आप रोजगार सृजित करने के लिए जब तक अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं बदलेंगे तब तक रोजगार सृजन नहीं होगा। मैं बस एक एग्जांपल आपको देता हूं, किसी भी कॉरपोरेट की जो एक दिन की कमाई है उससे जो है लाखों लोगों को जो है दैनिक भत्ता दिया जा सकता है, दैनिक मजदूरी उनसे को दी जा सकती है। मतलब जितना NPA कॉरपोरेट लोन में हुआ है उसका अगर आप 25% भी इस देश में नया रोजगार इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करें, अगर आप सक्षम बनाएं, लोगों को उद्यमी बनाएं, और जो बड़े कॉरपोरेट को जो आप लोन देते हैं वो एक कहने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक कंपनी है, आपको हमने जो है 500 लीटर पानी दिया और आप उसमें से जो है 500 का 500 लीटर जो है वेस्ट कर रहे हैं, या रिटर्न में मान लीजिए कि उससे जो है आप जो है 100 लीटर हमको जो है रिटर्न फायदा दे रहे हैं, लेकिन उसी 500 लीटर का अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करें तो पता चलेगा कि 1000 लीटर का जो है फायदा हो सकता है। ये इकोनॉमिक पॉलिसी बदलने की जरूरत है। इसीलिए यह सवाल जो हमारे नेता राहुल जी से भी पूछा गया कि आप बात तो कर रहे हैं, इसको करेंगे कैसे, उन्होंने कहा कि हम चाइना से कंपटीशन करके करेंगे, कि अगर चाइना का सामान आज सब कुछ जो हमारे सामने रखा हुआ है, आप लोग भले यहाँ अरे मेरा ऊपर कर दो उसका नीचे कर दो, सब बन के तो एक ही जगह से आ रहा है ना। तो अगर हम प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ दोबारा लौटें कि हर चीज हमारा बाहर से ना आए, अगर हमारे देश के प्रोडक्ट और जो प्रोड्यूसर है उसको अगर हम प्रोटेक्ट करने की मेंटालिटी से इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आए, वही मैं कह रहा हूं ना कि एक दोस्त को सब कुछ हैंड ओवर कर देना चाहते हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी का एक नेता है, उसने सिक्योरिटी कंपनी खोल ली है, तो अब वो क्या कर रहा है ना कि पूरे मुंबई का सिक्योरिटी सिस्टम उसके पास ही होना चाहिए। तो ये मोनोपोली है, जबकि 10 लोग 20 लोग 25 लोग ऐसा करके नहीं कुछ भी तो 100 से ज्यादा सिक्योरिटी कंपनी होगी सिर्फ मुंबई में। इकोनॉमी को ईमानदारी से अगर समझेंगे तो हम यह बात समझ सकते हैं कि सारा जो सप्लाई है वो एक तरफ जो है डाइवर्ट कर दिया गया है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है कि SBI का सारा पैसा एक व्यक्ति के पास नहीं जाएगा, LIC का सारा शेयर जो है एक व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। ये जो एक कहते हैं ना कि कंपटीशन को आप लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे रखिए, कोई भी कॉम्पीट करके आ सकता है। जैसे प्रधानमंत्री क्लेम है उनका कि वो चाय बेचे हैं, हमने तो नहीं देखा, हमने तो देश ही बेचता देख रहा है जब से आए हैं। तो अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता तो फिर वो कैसे प्रधानमंत्री बनते। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर हम बनाएंगे तो हम युवाओं के लिए नए तरह के रोजगार का सृजन कर सकते हैं। जो बेल आउट हम एक व्यक्ति को कर रहे हैं उससे हम लाखों लोगों को कर सकते हैं, और हम अपने प्रोडक्शन को, हम बार बार बोल रहे हैं, अपने प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट को बचा करके जो ग्लोबल कंपटीशन है उसमें हम ऑलरेडी जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसरो आज बन गया, ऐसा तो है नहीं। आप सब भी तो किसी स्कूल में पढ़े ही होंगे, आपको भी तो पोलियो का टीका मिला ही था ना। तो जब उस समय कोविड आया ही नहीं था तो इंदिरा गांधी आपको जो है कोविड का टीका कैसे दिलवा देती। तो जिस समय जो बीमारी थी उसी समय उसका टीका बनता, तो पोलियो का टीका मिला था कि नहीं मिला था। तो आज कोविड आया है तो कोविड का टीका मिला है। देश आज नहीं पैदा हुआ है ना, मैंने एम्स बने, IIM बने, इसरो बना, सड़कें बनी, मुंबई बनी। आपने जो है इस मुंबई को जो है फैलते हुए देखा है, ये 2014 से तो नहीं शुरू हुआ है। तो ये जो एक बड़ा बदलाव आया है कि हर चीज को मोनोपोलाइज कर लेना है, हर चीज को।
सिनेमा को मोनोपोलाइज कर लो, आर्ट को मोनोपोलाइज कर लो, मीडिया को मोनोपोलाइज कर लो, बिजनेस को मोनोपोलाइज कर लो, पोर्ट को मोनोपोलाइज कर लो, एयरपोर्ट को मोनोपोलाइज कर लो। उसके बाद इनका नेक्स्ट प्लान जानते हैं क्या था? एग्रीकल्चर को मोनोपोलाइज कर लो। वो तो भला हो किसानों का कि वो जान गंवा करके 700 किसानों की मौत हुई है उस पूरे के पूरे आंदोलन में। 700 से ज्यादा किसानों, वो ऐसे नहीं पीछे हुआ है। वो आकर के जो एकदम आंसू, घड़ियाली आंसू लेकर के आंख में, नहीं मैं किसानों को समझा नहीं पाया कि डरा नहीं पाए ना, तो उनको वापस लेना पड़ा। हर चीज को सेब मोनोपोलाइज कर लिया, दाल मोनोपोलाइज कर लिया, जीरा मोनोपोलाइज कर लिया, तेल मोनोपोलाइज कर लिया, बिजली मोनोपोलाइज कर लिया, तो स्वाभाविक रूप से क्राइसिस होगा ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा जब आप इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। तो हमको इसका रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है। और एक बात और आपको कह रहे हैं कि उतना ही बोले जितना इंप्लीमेंट कर सके। ये हम नहीं कह रहे हैं कि जो है हम फ्री में सिलेंडर दे देंगे 500 रुपया में। आप देखिए कि उस पूरे के पूरे घोषणा पत्र को देखेंगे तो वो पीपल्स सेंट्रिक है और इंप्लीमेंट हो रहा है। छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में हमने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुआ है। क्यों लागू हुआ है? सिंपल सी बात है कि यहाँ एमएलए साहब हैं, ओल्ड पेंशन मिलता है यहाँ मिलता है, इधर भी है। आप मास्टर साहब कांस्टेबल को पूछिएगा, तो जब नेता को पेंशन मिलेगा तो टीचर को क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। लीडर को पेंशन मिलेगा तो टीचर को पेंशन नहीं मिलेगा, कांस्टेबल को पेंशन नहीं मिलेगा। और यही खेल बस समझना है कि अगर सरकारी सिस्टम इतना खराब है कि सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए, सरकारी एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए, सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, तो फिर सरकारी संसद क्यों बना रही है 20,000 करोड़ का? सिंपल क्वेश्चन है ना। ये बात बस समझना है। हमारे पास सॉल्यूशन यही है कि हम इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन करें। बेल आउट एक दो लोगों का नहीं हो, पूरे के पूरे सेक्टर का हो। और वेलफेयरिज्म सरकार की जिम्मेवारी है, वो वेलफेयरिज्म हमको करना पड़ेगा। देखिए, आप सारे सवालों का जवाब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका एक जवाब मैं जरूर आपको देना चाहता हूं कि अगर नीयत साफ होगी ना तो नीति बन जाएगी। नियत अगर था देश के नेताओं का कि इस देश में जमहूरियत लागू करना है तो नीति बन गई। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देश में जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था ना, पूरी दुनिया के अखबारों ने कार्टून बनाए थे हमको लेकर के, हमारे चुनाव का मजाक उड़ाया था पूरी दुनिया ने, जितने बड़े बड़े अखबार हैं। आज यह देश जो है उस प्रोसेस को 70 साल से ज्यादा पूरा किया कि नहीं किया, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बने कि नहीं बने। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो लोग आप पे हंसते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो सारे प्रश्न का जवाब 1 घंटे में संभव नहीं है, बस इतना जरूर है कि नीति है, नियत है हमारी, हम करना चाहते हैं तो नीति बन जाएगी। उनका ले लें पहले, 10 साल में जो है वो महिला रिजर्वेशन लागू हो जाएगा। जी क्यों 3 आदमी का नाम ले रहे हैं? तो अमित शाह की सरकार है। देखिए, मैं पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। पार्टी मुझे अंडमान निकोबार भी भेजेगी ना, तो वहां भी जाकर के जो है प्रचार करेंगे, काम करेंगे। और महाराष्ट्र और मुंबई तो कौन नहीं आना चाहेगा, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। इस सरकार पे देखिए हम क्या टिप्पणी करेंगे। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा इस सरकार को समझ गया है, बच्चा बच्चा। और ये बात जो है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। अच्छा सवाल आपने किया। वॉशिंग मशीन की बात सबसे पहले मैंने मुंबई में ही टीवी के कार्यक्रम में कही थी, कई साल पहले, आज नहीं। और आज जो है वो रियलिटी आप सबके सामने है। एक प्रश्न बस आप सबको, हम सबको पूछते रहना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी है,
वो जो है इस दफ्तर से निकल करके बाजू वाले दफ्तर में चला जाएगा तो वो भ्रष्टाचारी रास्ते में सदाचारी कैसे बन जाता है? सिंपल सा एक सवाल है। ऐसा कौन सा डिटर्जेंट है कि इतना जल्दी धुलाई कर देता है? जितना बात बीजेपी बोलती थी, सब विपक्ष के जो है, जो राजकारण करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, वो सारी बात जो है वो बोलना बंद कर देती है वो व्यक्ति अगर उसके साथ जाकर के बैठ जाता है। और मैं तो जो है बहुत, मुझे तो बड़ी संवेदना है फडणवीस जी से, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से। क्या किया है बेचारे के साथ, और सिर्फ उनके साथ नहीं किया है। आप वसुंधरा राजे का हालत देख लीजिए, वो तो बेचारा चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उसकी तो ऐसी बेइज्जती की है। खुद प्रधानमंत्री हैं अभी 2023 में और घोषणा कर रहे हैं 2047 का। ऐसा लगता है कि अमृत लेकर के आए हैं, 2047 तक यही रहेंगे। इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हैं? अब मैं रूबिका लियाकत तो हूं नहीं कि मैं पूछ लूं कि आप थकते क्यों नहीं हैं, तो ये तो मुझे नहीं पता है कि कहां से लाते हैं। ठीक है ये, लेकिन आप हालत देखिए, चुनाव लड़ा, मेहनत किया बेचारा जो है देवेंद्र, क्या नाम, फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। हाँ, एक्चुअली उनसे ज्यादा ना उनकी जो धर्मपत्नी है ना, उनका वीडियो वायरल होते रहता है, तो जो है ना मुझे उनका नाम ज्यादा याद रहता है, सॉरी। तो उनके साथ तो बहुत धोखा किया है, अपनी पार्टी में धोखा किया है। दूसरी पार्टी से एक आदमी को ला करके जो है उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया और उनको जो है मुख्यमंत्री बना करके बिठाए हुए और समझा रहा है कि एकदम आएगा आपका बारी आएगा, रुक जाइए, पहले शिवसेना को निपटा देने दीजिए, आपका बारी आएगा। यहाँ पे उनसे बस एक गलती हो रही है कि वो महाराष्ट्र के लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो टेकन फॉर ग्रांटेड इसलिए ले रहे हैं, इस बगल में है गुजरात, थोड़ा घूम लेते हैं अमित शाह आकर के, थोड़ा महाराष्ट्र का इतिहास उनको मालूम होना चाहिए। ये किसकी धरती है? ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कर्मभूमि है, ये ज्योतिबा फूले की जन्मभूमि है। यहाँ एक से एक संत महात्मा हुए हैं, वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ये बात याद नहीं है उनको शायद। जब देश में लोग अंग्रेजों का नाम लेने से घबराते थे ना, तब अगर कहीं विद्रोह की ललकार उठी थी, वो धरती है महाराष्ट्र। इसको पुनर्जागरण की धरती कहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इन लोगों ने जिस तरीके से मराठी मनुष्य को टेकन फॉर ग्रांटेड लिए हैं, इसका जो है बदला महाराष्ट्र के लोग जरूर लेंगे, इनको मजा जरूर चखाएंगे। और इस बात का अंदाजा शायद इनको है, इसीलिए तो बीएमसी का चुनाव नहीं हो रहा है। आप कुछ पूछ रहे थे? देखिए मेरा मानना है ना कि जब हक की बात हो ना तो उसको सिर्फ राजनीति नहीं कहनी चाहिए। यहीं के एक नेता हुए ना जो बोले थे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ चीजें जो हैं आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह देश जब सबका है तो सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसमें इफ और बट क्या है? इसमें कोई इफ बट तो है नहीं। तो मैं कहता हूं कि जब भी कहीं न्याय की बात हो, हक की बात हो, भले वो आपके विरुद्ध जाता हो, आपके तात्कालिक स्वार्थ के विरुद्ध जाता हो, लेकिन न्याय और हक की बात में जो है ना सिर्फ राजनीति बोल करके उसको रिड्यूस नहीं करना चाहिए। आज इस देश में जो स्थिति है वो स्थिति ऐसी है कि सब कुछ, और ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे काट दीजिए, हाँ आप गलत बोल रहे हैं। 1% लोगों के पास 99% जो है वेल्थ का कंसंट्रेशन है कि नहीं है? यहां कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं कर रहा है। यहां कोई नहीं बोल रहा है माइनॉरिटी मेजॉरिटी कि भाई 99% लोगों का जितना वेल्थ है उसके वैल्यू के बराबर वेल्थ 1% लोगों के पास है। इसको कोई नहीं हाईलाइट कर रहा है। तो जब हक की बात हो, भागीदारी की बात हो, अधिकार की बात हो और आम लोगों के जो वेलफेयर की बात हो, उसको सिर्फ राजनीति बोल करके रिड्यूस नहीं करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इस देश के अंदर जिस तरीके से रिसोर्सेज को, वेल्थ को कंसंट्रेट करके कुछ लोगों के हाथ में पहुंचाया जा रहा है, उसका मेन पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी आबादी को उसके जो बुनियादी अधिकार हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उससे मरहूम रखा जाए। और हम समझते हैं कि जो भी पार्टी, सिर्फ हम अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहे,
जो भी पार्टी, जो भी नागरिक, जो भी समाज, जो भी समुदाय इस देश से प्रेम करता है, उसको इसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ बोलना ही देश प्रेम होता है। थैंक यू सो मच।